तो लेट्स कंटिन्यू विद द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन। यहीं पे स्टॉप किया था, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल डू वर्क ओनली व्हाट इज टोल्ड टू देम, व्हाट इज सजेस्टेड टू देम, व्हाट दे वर सपोज टू डू, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल। कोई भी कोऑपरेशन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन चलेगा। बट जहां पे लोग दूसरे की हेल्प कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विदाउट बीइंग सेड, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको होमवर्क मिला स्कूल से और आपने पूरा खुद से कंप्लीट कर लिया, इट इज फॉर्मल। आपके दोस्त ने कंप्लीट किया था, आपने उससे कॉपी लेके टीप लिया, इट इज अगेन फॉर्मल। बट अगर एसयूपीडब्ल्यू का काम था और मम्मी ने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनफॉर्मल। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू स्ट्रक्चर which is designed by the management based on specific rules and regulations. कोई भी पर्सनल रिलेशन यहां पे नहीं होते। देर इज कंप्लीट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए, तो ये जरूर लिख दीजिए, बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलिए, let's continue with the features, children. The first characteristic is deliberately designed by the top management to facilitate smooth functioning of the organization. It's just like that कि मान लीजिए डीएम ने ऑर्डर कर दिया ठंडी की वजह से स्कूल का टाइम हैज टू बी चेंज्ड, तो एवरी स्कूल विल फॉलो और स्कूल वोंट फॉलो, स्कूल विल फॉलो। बट अनसेट स्कूल ने अपने टीचर्स को बोला, भाई डीएम साहब कह रहे हैं 10 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल चलाइए। हम जिस सिटी में रहते हैं वहां पे बच्चे बहुत दूर से नहीं आते हैं, तो फॉग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं। तो व्हाट वी विल डू, हम टाइम रखेंगे 9:30 से 2:30 का। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से टाइमिंग शुड बी 10 to 3। बट आपके स्कूल का टाइमिंग क्या कर दिया गया, 9:30 से 2:30। तो नंबर ऑफ आवर्स तो उतना ही है, बट वो टाइम फॉलो नहीं किया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला था। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनफॉर्मल। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फॉर्मल। और अगर सिस्टम है कि भाई आपको लेटस से 5 घंटे का स्कूल रखना है, तो स्कूल कहेगा ठीक है हम सुबह 5 बजे से 10 बजे तक रखेंगे, वो इनफॉर्मल ही माना जाएगा। चले आगे, चले आगे। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब, क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू whom। मतलब यहां पे आपको डेलीगेशन नजर आता है, वेर एज इनफॉर्मल में डेलीगेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बैंक में एक एम्प्लॉय है, वो कह रहा है मेरे घर से फोन आ गया, मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, तुम मेरा काम संभालो जरा। दिस इज अगेन कॉल्ड एज चिल्ड्रन इनफॉर्मल। इज दैट क्लियर? बट अगर प्रॉपर लीव छुट्टी लेकर वो जा रहा है कि भाई मैं हाफ डे लीव पे जा रहा हूं, अब कल आऊंगा, then it is again called as formal organization. Places more emphasis on work rather than interpersonal relationship. आपकी चाट वाले की दुकान पे अच्छी जान पहचान है, आपने चाट वाले को बोला भाई 25 पीसेस पानी पूरी पैक कर दो। अब उसके नौकर से आपकी जान पहचान थी, उसने 25 की जगह कितना पैक कर दिया, 30। तो 5 पीस क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक पत्ता टिक्की में जितनी चटनी और दही होनी चाहिए उतनी है। आपकी आदत शुरू से खराब थी, आधी टिक्की खाए थोड़ा चटनी और डाल दो, फिर खाए थोड़ा मटर और डाल दो, फिर खाए अब टिक्की भी और ही डाल दो इसके अंदर। तो इट इज ऑल इनफॉर्मल। समझ गए? मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव एज इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर, पहले मैंने आपको बता दिया। कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेयर एज इनफॉर्मल में देर इज नथिंग लाइक कोऑर्डिनेशन बट देर इज कोऑपरेशन। जैसे मैं आपको मैसेज भेजता हूं कि भाई स्टडी मटेरियल अवेलेबल आके ले लीजिए, तो कुछ लोग क्या है दूसरे लोगों को बोलते हैं तुम जा ही रहे हो हमारे लिए भी ले लेना। तो ये फॉर्मल हुआ कि इनफॉर्मल हुआ? आंसर, इनफॉर्मल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बट अगर किसी दिन मैसेज आ जाए कि आज 100 100 ग्राम गोल्ड का बिस्किट बटेगा, लोग कहेंगे रहने दो, हम अपना ले लेंगे जाके, तुम कष्ट मत करना, देन इट इज फॉर्मल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए, एडवांटेजेस काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मिलते जुलते हैं। इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको काम दिया गया था और किसने काम को सही किया या खराब किया। फॉर्मल में तो पहचान लेंगे, क्या इनफॉर्मल में पहचान पाएंगे? क्योंकि इनफॉर्मल में हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते ही नहीं है। तो आपके घर में दादी माँ ने फिक्स कर दिया, जो बड़ी बहू है, मझली बहू और छोटी बहू, 3 बहुएं हैं, तो बड़ी बहू का काम है सवेरे का नाश्ता, बीच वाली बहू का काम है दिन का खाना, और छोटी बहू का काम है रात का डिनर। और सर वो शाम का नाश्ता पानी वो जोमेटो से ले आया जाएगा। तो ये दादी माँ ने डिफाइन कर दिया। खबरदार किसी बहू ने कुछ जुगाड़ सेटिंग की, अब बहुएं सोच रही दादी माँ बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, एक दिन इनको निपटा दिया जाए। रात में तकिया रख के निपटा दिया गया। तो एक बहू तकिया खरीद लाई, दूसरी तकिया मुंह पे रखेगी, तीसरी रूम के बाहर खड़ी होगी। समझ में आ गया? तो अगेन ये इनफॉर्मल था।
आपस में फॉर्मल बोल सकते हैं किसकी क्या ड्यूटी थी, बट लोगों को बताया जाएगा दादी माँ हार्ट अटैक से निपट गई हैं। समझ में आ गया? तो इट इज इनफॉर्मल। और दादी माँ ने जो ड्यूटी फिक्स की थी सबकी, दैट वाज फॉर्मल। अब मान लीजिए बड़ी बहू आपकी मम्मी है, और आपकी मम्मी चली गई, कुछ दिन मामा के बेटे की शादी है, क्या घर वाले व्रत रखेंगे सुबह? सर सबको 12 बजे कहेंगे सो के उठो, ना सवेरे उठेंगे ना नाश्ता खाने की जरूरत पड़ेगी, 12 बजे सो के उठेंगे, सीधे दिन में 1 1:30 बजे खाना मिल जाएगा। विल इट बी लाइक दैट? नॉट एट ऑल। तो भाई आपकी मम्मी की जिम्मेदारी ये दोनों चाची और छोटी चाची बांट लेंगी। कल को छोटी चाची चली गई, दिन में व्रत रखेंगे सब लोग, फिर सबसे छोटी चाची कहीं चली गई, अब रोजा शाम ही खुलेगा? ऐसा तो होगा नहीं भाई। तो एक की जिम्मेदारी दूसरा संभाल लेगा। बट दादी अगर कह रही है कि किसके एब्सेंस में कौन किसका काम करेगा, देन इट इज फॉर्मल। और आपस में ही सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, देन इट बिकम्स इनफॉर्मल। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई? डुप्लीकेशन बच जाएगा एफर्ट का, क्योंकि भाई काम सबका डिफाइंड और फिक्स्ड है। यूनिटी ऑफ कमांड, द अथॉरिटी वुड बी लाइंग इन समवन्स हैंड, कि कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है बेसिकली। लीड्स टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ये तो हर चैप्टर में लिख देना, इसमें नंबर मिल जाएगा, ये लाइन हर जगह आती है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे? जब हर पर्सन की ड्यूटी फिक्स है, कोई काम रिपीट नहीं होगा, तो चांसेस ऑफ लॉस वुड बी लीस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वुड बी लीस्ट। और मेरे को पता है मेरा काम क्या है, आपको पता है आपका काम क्या है, उसको पता है उसका काम क्या है, तो कभी भी कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक चलता रहेगा। समझ में आ गई बातें? तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर। आप देखते होंगे आपके स्कूल में कोई टीचर अगर एब्सेंट हो गया, तो उस पीरियड में उस टीचर की जगह कोई और आ जाता है? क्या उसको सपना आता है? क्या वो एब्सेंट वाला टीचर फोन करता है 5 टीचरों को, भाई आज हम नहीं जा रहे, जरा क्लास देख लेना? समझ में आ गया? या टीचर ही बोलता मैं कल आऊंगा नहीं, अपना अपना समझ लो भैया। तो क्या टीचर को सपना आता है? नो, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट सब्सटीट्यूशन लगता है, और वो उसके हिसाब से क्लास में जाते हैं। फॉर्मल हुआ कि इनफॉर्मल हुआ? फॉर्मल। बट कभी कभी वो गेहूं के दाने की तरह बच्चे स्कूल चले आते हैं, किसी क्लास में 2 आ गए, किसी में 4 आ गए। जब लग रहा है घर में आज काम वाली छुट्टी पे है, ये स्पेशली लड़कियों के साथ होता है, बेटा स्कूल निकल लो आज, नहीं तो मम्मी आज कायदे से निपटाएंगे, कहीं पहले झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ। लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता, किसी लायक तो होते नहीं है। पता लगा मम्मी बोली झाड़ू लगाओ, टाइल वाइल उखाड़ दिए कमरे की, बर्तन धो दो, 2 4 महंगा कप प्लेट तोड़ डाले। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे कुछ ही बच्चे आए हैं स्कूल, सब नहीं आए। तो टीचर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया भाई 4 सेक्शन मिला के 20 बच्चा आया है, चलो एक ही क्लास में सबको बैठा दो, बारी बारी से अपने हिसाब से चले जाना। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ गए भाई? लिमिटेशंस क्या है? अच्छा आइडिया आपके पास होगा भी ना, तो आप नहीं बताओगे, बिकॉज यूर नॉट सपोज टू स्पीक। तो प्रोसीजर इतना बड़ा है कि डिले हो जाएगा, जब मेरे पास फाइल आएगी तभी मैं उस पर कुछ काम करूंगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब ये हमारे एक रिश्तेदार अस्पताल में जमा है, वॉट इट क्लियर? तो केस थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था, डॉक्टर उल्टा पुल्टा समझा रहा था, तो मैंने कहा परेशान ना हो, मैं हिसाब किताब लगवा देता हूँ। तो मैंने फोन ऑन करवा दिया, तो उनका पर्चा अर्चा बनने से पहले इलाज स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा वो प्लेटलेट लेते ही चढ़ाना पड़ेगा। तो उसने कहा सर ब्लड डोनर कौन है? मैंने कहा अभी 2 घंटे बाद आएगा। हाँ तो तब उसके बाद मिलेगा। फिर मैंने फोन उठाया, कह रहे पहले आपको बताना चाहिए था, अब इनके थ्रू आए हैं। तो फिर ब्लड डोनेट आज तक नहीं हुआ, प्लेटलेट मिल चुका है। तो इट इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई? इनफॉर्मल। खोपड़े में बात गई, इनफॉर्मल। और अगर कहीं पर्चा बनाने का इंतजार करेंगे, मुन्ना भाई में संजय दत्त का एक डायलॉग है ना, इंसान का एक्सीडेंट हो गया तो पहले फॉर्म भरना पड़ेगा कि पहले इलाज होगा? तो पहले फॉर्म भरें और उसके बाद इंसान को डिब्बे में भरें। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फेल्स टू रिकॉग्नाइज क्रिएटिव टैलेंट, वो गब्बर मूवी में था ना, उसके पास पूरा जुगाड़ था गब्बर को पकड़ने का, बट क्योंकि वो हवलदार था, वो सिर्फ समोसा और चटनी लाने के लिए एलिजिबल था, इसलिए उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसीजरल डिले। समझ में आ गई बात? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। अब ऑफिस में एक रूल है कि लंच टाइम में सबको खाना मिलेगा, इवनिंग रिफ्रेशमेंट में सबको टी मिलेगी। बट एक एम्प्लॉय था, जब तक चाय पान पराग खा नहीं लेता तब तक उसका दिमाग नहीं चलता। इज दैट क्लियर? डॉक्टर है, कह रहा है पहले 2 रजनीगंधा खा लूंगा तभी ऑपरेट कर पाऊंगा। तो क्या डॉक्टर को रजनीगंधा खा के ऑपरेट करना अलाउड है? पतला खांसी आ गई, एक्स्ट्रा ब्लड ऐड हो गया बॉडी में। ओके, तो अगेन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आ गई भाई? चलिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी भी सुनाता हूँ, जोक है जुगाड़ के ऊपर। जुगाड़ शब्द तो आप जानते होंगे, इलाहाबाद में बहुत चलता है ये, जुगाड़ करो जुगाड़ करो। तो एक अंग्रेज की मोटरसाइकिल खराब हो गई, गया मैकेनिक के पास। मैकेनिक कह रहा है भाई सिलेंसर बदलना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, या तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे। अंग्रेज ने बोला तुम जुगाड़ लगाओ, कम पैसे लग रहे हैं।
फिर अंग्रेजों को भगा दिया गया, गो साइमन बैक एंड ऑल दैट, हम लोगों ने भगा दिया था उस जमाने में अंग्रेजों को 47 में। फिर अंग्रेज की मोटरसाइकिल विदेश में खराब हो गई, तो मैकेनिक ने सॉरी इट हैज टू बी रिप्लेस, कह रहे नो नो नो, इन इंडिया देयर वाज सम इक्विपमेंट कॉल्ड एज जुगाड़, यू आल्सो फिट दैट, इट विल बी मेंडेड। तो कह रहा नहीं, वो हिंदुस्तान में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता। तो जिस चीज को हमारे फेउल साहब और टेलर साहब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं प्रयागराज शहर में, उसे क्या नाम दिया जाता है? जुगाड़। समझ में आया कि बिल्कुल भी नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, और मान लीजिए आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, ठीक है, और आपके यहां कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। भगवान ना करे आपके खानदान में किसी को हॉस्पिटलाइजेशन लेना पड़े, अस्पताल में जमा हो गया, मतलब एडमिट हो गया, मैं एडमिट को जमा होना बोलता हूं। तो अब ब्लड की रिक्वायरमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब तो खुद है डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट करेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर को, भैया खून उन दे दो क्या? अरे सर, मेरे जो जॉब प्रोफाइल है उसमें लिखा नहीं है खून देना। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक बार मैं ऑफिस 3 मिनट लेट आया था, आपने मेरी छुट्टी लगा दी थी, उस दिन की मेरी सैलरी कट गई थी, और आपने बोला था यहां नौकरी करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखिए, कहीं खून देने वाली बात है क्या? जिस पॉइंट पे लिखिए बता दीजिए, आई डू द नीडफुल, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो अब मार्केटिंग मैनेजर को समझ में आ गया, बेटा ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, तो यहाँ जुगाड़ चलता है। तो उसके हाथ पैर पड़ेगा, और फिर क्या कहेगा? चलो भैया खून दे दो सर, वो ऑफिस से फिर छुट्टी, अरे वो मैं सब देख लूंगा, तुम जाओ बस अभी, तुम जाओ। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ ऐसे रिश्ते बन गए जो लिखे हुए स्टैंडर्ड ऑपरेशंस में नहीं थे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? जुगाड़। खोपड़े में बात गई। मान लीजिए कि हमारे वासु भाई और इनके जो मित्र हैं, सबको नाम पता ही है, क्या मित्र का नाम है? नमन भाई, ये ओपनिंग बैट्समैन है, बट सामने वाली टीम थोड़ी अलग है, तो सोचा कि इस बार इनको ओपनिंग बैट्समैन की तरह ना उतारा जाए, वासु भाई को और कुशागर भाई को उतार दिया जाए। थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया, तो इट बिकेम व्हाट? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? मैंने टाइम बताया था भाई, 8:15 से लेकर 8:30 के बीच में लोग नोट्स लेने आ सकते हैं, इट इज फॉर्मल। अरे भाई 8:40, पहले 8:39 भी था, एक में एम लिखना भूल गए थे, तो लोग कहेंगे हाँ वो तो फॉर्मल था। बट उसके बाद मैंने लिखा था या तो 15 अप्रैल 2025 के बाद ले लीजिएगा। हैड आई बीन स्टिक टू फॉर्मल, आई वुड हैव नॉट गिवन नोट्स टू दोज स्टूडेंट्स जो सवेरे नहीं आ पाए आज नोट्स लेने। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, कबाड़ी बेचूंगा, 5 रुपए से ऊपर बिकेगा नहीं, बच्चे को दे दूंगा तो फायदा 500 का हो जाएगा। तो आई एक्टेड इनफॉर्मली while गिविंग द नोट्स इवन आफ्टर द टाइम स्लॉट। समझे या नहीं समझे? खोपड़े में बात गई। तो जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, इट इज वेरी मैंडेटरी कि आप एडमिट कार्ड लेके जाएं। 1% चांस मान लीजिए आप एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए, स्कूल का आईडी कार्ड भी नहीं है, क्या सेंटर वाले इतने दलिद्र होंगे आपको निकाल देंगे बाहर? वो आपके स्कूल में एक बार फोन करके क्रॉस चेक कर लेंगे कि भाई बच्चा वही है कि नहीं, या आपके घर फोन करवा दिया जाएगा भाई एडमिट कार्ड लेते आइए लाइक वाइज। तो दे आर एक्टिंग हाउ चिल्ड्रन? इनफॉर्मली। समझ में आ गया? बट अगर आप आईटी जेई नीट सीयूटी का एग्जाम देने जाएं और वहां पे आईडी कार्ड एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाएं, एंट्री मिलेगी? हाँ, साइकिल स्टैंड के अंदर गाड़ी लेके वापस घर जाओ अब तुम। इज दैट अंडरस्टूड? फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है भाई? समझ गए? चलिए, सो फीचर्स आर, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कभी नौकरी मिली ना होती असिस्टेंट सुपरवाइजर की, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की माता जी को खून दे पाते? नो। तो इनफॉर्मल बनता किससे है? फॉर्मल से ही बनता है। आपके घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि डेली डिनर में सैलेड, अच्छा हिंदी में बोलता हूं, सलाद खाने को मिलेगा ही मिलेगा। अब एक दिन खाने के लिए सिर्फ आप अकेले ही थे, पापा मम्मी किसी वेडिंग में जा रहे थे, तो मम्मी ने कहा क्या सैलेड कट किया जाए, आपको वो किचन के दरवाजे में प्याज दबा के कड़ाक से और मूली काट के दे दी गई। तो था तो ये सैलेड ही, बट माना क्या जाएगा? फॉर्मल इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। ठीक है। इट emerges spontaneously and not deliberately created by management। तो क्या कई रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा है इसकी शादी होगी तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की बेटी का बर्थडे होगा तो ये चपरासी की तरह काम करेगा? ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। समझ में आ गया? क्या आपकी स्कूल की डायरी में लिखा है कि प्रिंसिपल का बर्थडे होगा तो गिफ्ट लाना बहुत जरूरी है? नो। कहीं लिखा है टीचर्स डे के दिन आपको एक कार्ड देना जरूरी है? नो। बट इन लव एंड अफेक्शन, ठेंगा लव एंड अफेक्शन सर 20 नंबर चाहिए प्रैक्टिकल का, तो चलो एक 20 रुपए कार्ड दे देते हैं, तो एक कार्ड 1 रुपए का हो, या एक मार्क्स 1 रुपए का हो गया। तो दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फॉर्मल और इनफॉर्मल? व्हाट?
इनफॉर्मल। समझ में आ गई बात? बच्चे को पैर में चोट लग गई, उसका एग्जाम है, नहीं जाएगा एग्जाम देने? चप्पल पहन के पट्टी बांध के जाएगा बट एग्जाम देने जरूर जाएगा, बट वो ड्रेस तो है नहीं बट अलाउड है। तो इट इज अगेन कॉल्ड एज फॉर्मल और इनफॉर्मल? इनफॉर्मल है, बट जब आपने एप्लीकेशन दे दी, भाई हमारा अंगूठा थोड़ा सा टूट गया है या चोट लग गई है इसलिए हम ये चप्पल, हवाई चप्पल पहन के चले आए, तो क्या बन जाएगा वो? इनफॉर्मल भी फॉर्मल बन जाएगा। समझे इस बात को? पक्का? सो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। इंडिपेंडेंट सॉरी स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर्स इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम करने का तरीका होगा या लोगों का बिहेवियर आपस में होगा, वो अलग अलग तरीके से होगा। तो हो सकता है मेरे जॉब में मेरा कोई कोलीग हो, मेरी उससे ज्यादा बनती हो, कोई ऐसा कोलीग हो जिसकी मैं शक्ल भी ना देखना चाहता हूं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो आपके क्लासरूम में भी ऐसा ही होता है, भाई किसी से आपकी दोस्ती है और किसी से दोस्ती नहीं है। मान लिया मालवीय जी क्या भंडारा है, तब चले जाएंगे मुंह मारने के लिए। बट मालवीय बर्थडे पार्टी में क्या उन सबको बुला लेगा? औकात अनुसार। समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डेवलप बाय ग्रुप मेंबर्स, डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी किसी से बातचीत कर सकता है जो जिससे समझता हो कि भाई मेरा काम इससे निकल सकता है। वी विल इंटरैक्ट ओनली विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। बात सुनाई पड़ गई? समझ में आ गई? कंफर्म? चलिए। सो नेक्स्ट एडवांटेज इज, एक चीज बस और पढ़ लीजिए, इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। जब नौकरी मिली थी तो हमारा सुपीरियर सुपीरियर था और सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट था, बट जब टारगेट मीट करने की बात आ गई तो सुपीरियर को भी हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। तो देर इज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई भी यहां पे डेलीगेशन जैसी चीज नहीं होती है। तो लिख लीजिए यहां पे, देर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझे बात को? समझ गए बात को भाई? चलिए, तो अभी जैसे कुंभ मेले की हम बात करते हैं, तो हर ऑफिसर को उनका रोल बता दिया गया है, बट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कहीं पे स्टैम्पीड वगैरह हो जाए। तो ऑफिसर्स को बोला गया कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो अपने स्व विवेक से डिसीजन लीजिएगा, हमारे ऑर्डर का इंतजार मत करिएगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो दैट इज द केस ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल। इट इज इनफॉर्मल। समझ में आ गया? अभी एक दिन मैं रेलवे स्टेशन गया कंटेंट कोरियर कराने के लिए कुछ बच्चों का, तो मैंने देखा कि एक वो गमला रखने वाली जगह पे दो लोग आराम से बैठ के चादर ओढ़ के सो रहे हैं। तो अब पुलिस वाले की ड्यूटी है कि भाई कोई भी अननेसेसरी मॉब वगैरह इकट्ठा ना हो, व्हीकल वगैरह की चेकिंग करते रहे, कोई टेररिस्ट ना आ जाए। तो पुलिस वाले ने बोला भाई यहाँ सोटो, ये सोने की जगह नहीं है। अब कहीं उसकी ड्यूटी में ऐसा लिखा नहीं था कि सोते हुए को उठाना है, बट उसको लगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, हो सकता है बॉम्ब इम्प्लांट कर दे, हो सकता है यहाँ पे भीड़ बढ़ाए, कुछ भी हो सकता है। तो ही वर्कड इन विच स्ट्रक्चर? इन फॉर्मल। समझ में आ गया? तो जो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट में, हमारे ऑफिस में, हमारे जॉब प्रोफाइल में, और हम उसको फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मल। तो भाई स्टूडेंट्स आर नॉट सपोज टू टॉक वाइल गिविंग एग्जामिनेशन अमंग देमसेल्फ, उसको अनफेयर मीन्स या चीटिंग माना जाता है। क्या है ये? फॉर्मल। अब टीचर किस रो के कितने चक्कर काटेगा, क्या उसको लिख के मिला है? तुम्हें आधा किलोमीटर चलना ही चलना है, 1 मीटर लगा दो टीचर के हाथ में, और कम चलेगा पैसा कट उसके इन्विजिलेशन का। क्या ऐसा कुछ होता है? जब टीचर का मन करेगा वो चलेगा, जब मन करेगा बैठ जाएगा, जब मन करेगा चाय पिएगा। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल नेम्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इनफॉर्मल। समझे इस बात को? चलिए। लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमें पता है कि यहां से इंफॉर्मेशन यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी। फॉर्मल है बट इनफॉर्मल है, और लग रहा है कि इंफॉर्मेशन को जल्दी पास ऑन करना है तो बीच में गैंग प्लैंक बना लिया जाएगा। तो जो मम्मी की किटी पार्टी होती है वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल। बट WHO की जो मीटिंग होगी वो क्या हो जाएगी? वो फॉर्मल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कोविड में जो प्रोटोकॉल वगैरह आया था कि भाई आपको मास्क लगाना है पब्लिक प्लेसेस पे, डॉक्टर्स को जो मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, सब लिख के मिलता था, अपनी अकल नहीं लगाते थे। इट इज फॉर्मल। इट इज फॉर्मल। बट एक पर्टिकुलर पेशेंट है, उसकी हालत दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा खराब है, तो जिसकी हालत ज्यादा खराब है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, देन इट बिकम्स इनफॉर्मल। बट ये चीज हमारे मेडिसिन प्रोटोकॉल में लिखी है कि जिसकी हालत ज्यादा सीरियस है उसको आप पहले देखिए, और जिसकी कम सीरियस है उसको बाद में। तो ये चीज भी क्या बन गई? फॉर्मल। ओके। इट फुलफिल्स द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स, मैंने आपको बता दिया। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसी पॉलिसी है जिसको मेरा कोलीग फुलफिल नहीं कर पा रहा, या कोई टारगेट है बट मैंने फुलफिल कर लिया है, तो मेरे जो एक्स्ट्रा ऑर्डर्स होंगे वो मैं अपने कोलीग के टारगेट में काउंट करवा दूंगा। इट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आई बात?
कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने कोई क्वेश्चन किया है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, यू हैपन टू टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। क्या आपके फ्रेंड या आपकी कुंडली में लिखा है कि आपकी हर समस्या का समाधान वही करेगा? नॉट एट ऑल। हनुमान जी का नाम तो लोगों ने सुना ही होगा, रामायण देखी है ना। हनुमान जी चले गए थे संजीवनी बूटी लेने और समझे में ना आया, क्योंकि मेरा लेक्चर नहीं अटेंड किया था उन्होंने। तो पूरा पहाड़ लेके चले आए। उनको बोला गया था रिटेल शॉपिंग करने के लिए, लोग होलसेल ट्रेड करने लग गए। तो क्या कहीं पे वाल्मीकि जी के पहले, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी, उसके पहले क्या लिखा था कि जब भी संकट आएगा हनुमान जी इसको पूरा करेंगे? क्या हनुमान जी ठेका लिए थे हर चीज का, हर चीज को ओढ़ लें अपने ऊपर? नॉट एट ऑल। तो हनुमान जी की एक्ट कौन सी थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल? कौन सी एक्ट थी? इनफॉर्मल। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया। चलिए, रावण अगर अपने रूप में सीता जी को किडनैप करता, दुनिया की पहली किडनैपिंग वही थी। ये तो सीता जी सीधी सादी थी, abduction का केस नहीं लगाया, उनको निपटा देती रावण को, नहीं तो वो। तो रावण अगर अपने सीधे साधे रूप में जाता किडनैप करने, इट वुड हैव बीन फॉर्मल। उसने किसका रूप धारण किया था? राक्षस का। हाँ, ऋषि, ऋषि मुनि बोल दिया करो, पता लग किसी लड़के का नाम ऋषि हो, उसकी बेइज्जती हो गई। समझ में आ गया? ऋषि मुनि का रूप धारण किया था, तो रावण ऑल्सो एक्टेड एज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आ गई भाई बात? समझ में आ गई बात? आपके घर वाले आपको बचपन में ऑफर देते होंगे ना, जैसे लड़कियों को ऑफर मिलता था, पढ़ाई कर लो जल्दी से किंडर जॉय ले देंगे, और लड़कों को पढ़ाई कर लो नया बैट ले देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो पढ़ाई कर लो इज फॉर्मल, और बाद में एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, किंडर जॉय ले देंगे, तो क्या हो गया ये? इनफॉर्मल। अफवाहें कहां पे ज्यादा फैलेंगी भाई, फॉर्मल में इनफॉर्मल में? इनफॉर्मल में। इट मे लीड टू रेसिस्टेंट टू चेंज विद में डिले और रेजिस्ट ग्रोथ। मतलब क्या है भाई? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि हम कोई काम करना तो जानते हैं, बट जान पूछ के हम उसे करेंगे नहीं, क्योंकि इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। इट विल लीड ओनली टू द प्रेजेंट बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रेशराइजेस मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस। जो हमारे ग्रुप में रूल्स एंड रेगुलेशंस इनफॉर्मली बनाए गए हैं, उनको हम फॉलो करें, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल होगा। बट अगर मैनेजमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया एंड वी शुड फॉलो दैट, देन इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल। समझ में आ गया? तो हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों फॉर्मली काम कर जाए। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? एक बार हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के सामने इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा हुआ है, और वहां आग लग गई। क्या करें, रील बनाए? नॉट एट ऑल। तो इमीडिएटली हमने कंप्लेन की टू द नियरेस्ट, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कि भाई आके इसको बुझाइए। कह रहे हाँ हाँ कल सुबह तक आ जाएंगे। हमने कल सुबह तक, सामने एक दो घर है उनके लिए फिर एम्बुलेंस भी लेते हैं आना, हाँ। तो फिर वो जल्दी जल्दी आए, उन्होंने बुझाया, कह रहे हैं अब तो रजिस्टर हो गई है कंप्लेन, 2 दिन में बन जाएगा। तो मैंने, भैया जल्दी करो, 2 दिन ना झेल पाएंगे, गर्मी की सीजन है। कह रहा भैया बताइए क्या करें? मैंने कहा अरे खर्चा तुमको दे देंगे। अरे पहले आप बताए होते ना, ऐसी क्या बात, हम तुरंत बनाते हैं। खर्चा मिल गया 500 रुपये, 2 घंटे के अंदर सब मंडप हो गया। तो ये जो खर्चा मिलने वाली बात थी, इट इज व्हाट? इनफॉर्मल। और 2 दिन में बन जाएगा फॉर्मल। वही जुगाड़ वाली बात मैंने आपको बताई कि नहीं बताई? आए दिन ट्रक सामने से निकलता था, तार तोड़ के चला जाता था। अब मैंने सोचा इसका परमानेंट इलाज क्या कराया जाए। एक मोहल्ले में नया पोल लगा कि कल को घर वर नए बनेंगे तो उनको कनेक्शन दिया जाएगा। अब मेरी नजर उस पोल पे टिकी थी। नहीं नहीं नहीं, वो चुरा के बेचने का नहीं था कि वेल्डिंग मशीन से कटवा के बेच दें, कुछ अर्सी अर्सी टाइप पे थोड़ा है। तो फोन किया, एक जानने वाले पेरेंट है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। मैंने कहा सर ये बार बार टूट जाता है, तो इसको जरा आप कुछ दिखवा दीजिए, नया पोल लग गया है। कह रहे ठीक है, आदमी भेज देंगे, खर्चा पानी दे दीजिएगा। 2,000 रुपये उसको दिए, बढ़िया। 4 लोग आए, 2 घंटे अंदर पूरी तार और ऊंची लगा के चले गए। फिर हमारे पड़ोसी बोले हम भी लगवा लेंगे, मैंने कहा बिल्कुल। वो भी 2,000 दिए, उनकी भी तार लग गई। अब मोहल्ले में और दो चार घर की तार टूटती, हमारी नहीं टूटती कभी भी। अभी एक दो बार तो स्ट्रीट लाइट में कनेक्शन जुड़वाना है, एक एक बार जुड़वाए थे, फिर लोग हटा के चले गए। समझ में आ गया? नहीं कटिया नहीं है, चलता मीटर से ही है, बट इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अवेलेबल रहती है। तो इट इज व्हाट? इनफॉर्मल। गर्म पानी के लिए जनरली घरों में क्या यूज किया जाता है? गीजर। लाइट बंद हो गई तो गैस पे भी गर्म कर सकते हैं पानी। वो गैस सिलेंडर मत लगा लीजिएगा। वाह वाह वाह, कुछ आदमी मुंह में तार लगाएंगे और उससे करंट आएगा, और उससे रॉड में करंट आ जाएगा। अरे तो भैया इलेक्ट्रिसिटी जब है ही नहीं तो रॉड में करंट कहाँ से आएगा? तो नाक में तार डालते हैं, तो छेदा है, प्लग लगा दीजिए। हाँ हाँ ना कर। अजब गजब लोग हैं भाई, अजब गजब। तो आप ये ऐसी बात कर रहे हैं, रॉड लगा दीजिए, भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगी? कॉमर्स वाले तो साइंस में एकदम बैल है लगता है। तो गैस स्टोव पे पानी गर्म किया जा सकता है। इट इज अगेन व्हाट चिल्ड्रन? इनफॉर्मल। समझ गए इस बात को? पक्का? चलिए, तो फॉर्मल इनफॉर्मल के आपको डिफरेंसेस बता देता हूं।
लोन ले लीजिए फेसबुक मैनेजमेंट से। यहां पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं, हेयर इट इज ओनली शोषण नहीं, सोशल इंटरेक्शन। हेयर इट इज मैनेजमेंट पोजीशन, आपको कोई डेलीगेशन के लिए सुपीरियर सबॉर्डिनेट पोजीशन दी गई है, यहां पे कोई भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट नहीं होता है। समझे इस बात को? समझ गए भाई इस बात को? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि काफी बच्चे तो ऑर्गेनाइजेशन शब्द से ये समझ जाते हैं कोई ऑफिस होगा उसके बाहर लिखा होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, किसी के बाहर लिखा इनफॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन शब्द का मतलब है द वे वी फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, अपनी वाटर बॉटल लेके आइए और पानी पीजिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरे की वाटर बॉटल और टिफिन बॉक्स में मुंह मारते रहेंगे तो क्या होगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? सगी बहन से, कजन बहन से राखी बंधवाना इज फॉर्मल, पूरे मोहल्ले से सब बहनों से राखी बंधवा डाले, खून का रिश्ता हो चाहे ना हो, इट इज इनफॉर्मल। ताकि चप्पल जूते दूसरे मोहल्ले की लड़कियां मारने हैं तो ये सब बहनें बचा लें कम से कम। इज दैट अंडरस्टूड व्हाट इज फॉर्मल इनफॉर्मल? तो क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप डाउट पूछ रहे हैं, इट इज ऑल फॉर्मल। बट बच्चे ने मैसेज कर दिया सर इस क्वेश्चन का थोड़ा डाउट बता देंगे क्या, तो क्या बन जाएगा ये? इनफॉर्मल। इज दैट क्लियर? सो अथॉरिटी बता दिया, बिहेवियर यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सब कुछ चलता है, यहां पे कोई भी सेट बिहेवियर नहीं है। हेयर मैनेजर्स आर लीडर्स, यहां पे अपने लीडर को खुद चुना जाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, नेहरू जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे पहले, ये गांधी जी एंड कंपनी की सोच थी, इट इज फॉर्मल। बट लोग चाहते थे कौन प्रधानमंत्री बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम मेरा भी था, बट मैंने कोई बात नहीं, ये इतने लॉर्ड है मैं पीछे हो जाता हूं, इसलिए मेरी फोटो आपको नजर नहीं है उस जमाने में। चलिए, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पे स्केलर चेंज चलता है और यहां पे गैंग प्लैंक चलता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, यहां पे स्केलर चेंज चलेगा और यहां पे गैंग प्लैंक। सुभाष डे साहब की ये हैंडबुक है बिजनेस स्टडीज की, और जो आईएससी में कॉमर्स होता है, बट मैंने इसको यूज कर लिया आप सबको पढ़ाने के लिए और इसका जेरोक्स भी दे दिया। ठीक है, और किताब में लिखा भी है कि आप इसकी कॉपी को बेच नहीं सकते, तो मैं कहां बेच रहा हूं, मैं तो फ्री में दे रहा हूं पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेक्चर भी रिकॉर्डेड है। तो आई एम बिहेविंग फॉर्मली और इनफॉर्मली? इनफॉर्मली। ठीक है, दीज थिंग्स आर रिजिड इन नेचर एंड दे आर वेरी 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 फ्लेक्सिबल। समझे इस बात को? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, वो गैंग प्लैंक हमें पढ़ाया जाता है। लाइक यहाँ पे मिस्टर बी हैं, यहाँ पे ए हैं, यहाँ पे सी हैं, डी हैं, ई हैं, एफ हैं और जी हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों एक लेवल के हैं, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का। हमें गैंग प्लैंक ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, बट जब हम पढ़ते हैं सो कॉल्ड फॉर्मल इनफॉर्मल, तो बच्चों दिस कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक की जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट में वो यही है, दो सेम पोजीशन के लोग आपस में कम्युनिकेट करें। बट जब आप इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल में ये शब्द गैंग प्लैंक यूज किया जा रहा है, बट इट इज नॉट बाय मीनिंग गैंग प्लैंक। बाय मीनिंग होता तो यहां पे लिखा होता, बाय मीनिंग होता तो यहां पे लिखा होता कि यहां पे स्केलर चेन है तो यहां पे गैंग प्लैंक हो गया। तो सी और एफ के बीच में बाय डेफिनेशन गैंग प्लैंक नहीं है, बट इनफॉर्मली इट इज एज गुड एज गैंग प्लैंक। बात समझ में आ गई? चलिए, तो समझ में आ गया भाई दोनों टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबको? चलिए, ये तो बड़ा आसान टॉपिक है। आपके शादी ब्याह की बात करनी है और घर में सब लोगों का डिसीजन लेकर विचार विमर्श करके ही रिश्ता फाइनल किया जाएगा। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। पापा ने आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए, जाओ कर लो अपनी शादी, जो करना करो, हमसे मतलब नहीं, हमने 100 करोड़ दे दिया। इट इज नोन एज व्हाट? डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर से किसके पास जाएगी? सबॉर्डिनेट के पास। तो अगर जनरल मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी टू द असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? डेलीगेशन। कैसे बैंक का बिजनेस इंप्रूव किया जाए, दिस विल बी होल्डिंग अ मीटिंग एंड टॉकिंग विद ऑल द स्टाफ मेंबर्स, और जिसका डिसीजन बेस्ट होगा वो अप्लाई कर लेंगे। इट इज नोन एज व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिसेंट्रलाइजेशन में कोई भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर नहीं है। आप ये बोल सकते हैं ये बहुत फॉर्मल इन नेचर होता है, और ये इनफॉर्मल वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं, ये उतना फॉर्मल
नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यहां पे एक लाइन ऑफ एक्शन है सुपीरियर सबॉर्डिनेट का, यहां पे कोई भी लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता। ओनली पीपल आर सपोज टू गिव देयर डिसीजंस एंड हूसोएवर ऑफर्स द बेस्ट एडवाइस विल कंसिडर दैट। समझ में आ गया? तो दादा दादी ने जिम्मेदारी आपके पापा मम्मी को दे दी, घर में बर्थडे पार्टी का सब कुछ डिसाइड करना, कौन गेस्ट आएगा, क्या मेन्यू होगा, क्या एवरीथिंग। इट इज व्हाट? डेलीगेशन। और सब लोग डिनर टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, भाई किन गेस्ट को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, भाई पहला कार्ड तो सौरभ सर को जाएगा ही जाएगा। इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझे इस बात को? तो मैं क्लास का टाइम डिसाइड करने के लिए आप सबसे डिस्कशन ले लूं, इट इज व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। बट व्हेन आई से टू माय ऑफिस मैनेजमेंट इंचार्ज कि भाई आप ये मैसेज का टाइम बच्चों को कम्युनिकेट कर दीजिए क्लास का, देन इट इज डेलीगेशन। समझ में आ गई बात भाई? चलिए, तो अथॉरिटी ऑलरेडी वी हैव डन, क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी, अकाउंटेबिलिटी भी क्या होता है, बट यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा तो उसको ध्यान में दीजिएगा। इट रेफर्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स। मैंने अथॉरिटी आपको दे दी कि अगर कोई इंप्लॉय लेट आता है तो उसकी सैलरी में अकॉर्डिंगली डिडक्शन कर दो। इज दैट क्लियर? बट अगर आपने इंप्लॉय की सैलरी पे डिडक्शन किया और वो एक एफिशिएंट इंप्लॉय था, पहली बार लेट हो गया, हमेशा लेट नहीं होता था, और भाग गया नौकरी छोड़ के, तो इस नुकसान की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। So it is the obligation of the subordinate to perform the assigned duty. It arises from delegated authority, flows upwards, and authority flows from top to bottom. तो हमने एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेदारी दे दी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अथॉरिटी। इट इज एक्सपेक्टेड कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट शुड वर्क इन द वेलफेयर ऑफ द कंपनी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? द बेटा ये असिस्टेंट आदमी तो वाइस नहीं है। प्रेसिडेंट। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर बच्चा समझ लेता है, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम समझ में आती है। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? पक्का? तो मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर योगी जी ने मेला प्रबंधक को जिम्मेदारी दे दी कि भाई मेला आपको ठीक से ऑर्गेनाइज कराना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा होगा, हम पूरी ऑटोनॉमी आपको दे रहे हैं, हमें रिजल्ट सिर्फ सुपर वेरी गुड चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर हैज गिवन द पावर्स टू द मेला हेड बेसिकली कि कुंभ मेला ठीक से ऑर्गेनाइज कराओ। इट इज नोन एज व्हाट? अथॉरिटी। अब वो जैसे चाहे वैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट करे, जहां चाहे वहां पार्किंग बनवाए, जहां चाहे वहां पे लोगों की ड्यूटी असाइन करे। इट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर स्टैम्पीड हुआ और लोग निपटे तो मेला प्रबंधक को भी निपटा दिया जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज नोन एज व्हाट? अकाउंटेबिलिटी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो अथॉरिटी का मतलब योर कमांडिंग पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिसको आपने कमांडिंग पावर के अकॉर्डिंगली अपनी पावर्स दी हैं, वो ड्यूटी परफॉर्म वैसी करे जो आपने उसको असाइन की है। कभी मूवी में आपने देखा होगा ना, एक पुलिस वाला होता है, वो अपने सीनियर की बात ही नहीं मानता है, तो अथॉरिटी तो है उसके बाद, बट ही इज नॉट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली। और उस केस में अगर कोई गवाह निपट गया, मर गया, तो जिम्मेदारी उसी की मानी जाएगी। ओके? तो ये तीसरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया? पक्का? तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, डेलीगेशन कैन ऑल्सो बी डेलीगेटेड अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। किसको आप बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते, आप ही के मत्थे मड़ा जाएगा पूरा का पूरा, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गई? ओ सॉरी, अकाउंटेबिलिटी। समझ गए ना? चलिए, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। ये एब्डिकेशन क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। डेलीगेशन हेल्प मैनेजर टू एक्सटेंड द एरिया ऑफ ऑपरेशन। जब काम बहुत बढ़ जाता है तो अपना काम बांटने के लिए हम वो काम अपने किसी जूनियर को दे देते हैं। याद आई बात? सो द मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटिंग फॉर द असाइन टास्क। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मान लीजिए कि मैं एक सेलर हूं और आप एक बायर हैं, मैंने आपको गुड्स बेचे और आपके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, और उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मेरे को पैसे मिल गए। अब बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो क्या मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मेरी है कि भाई बैंक को अब मैं पेमेंट करूंगा और ड्रॉय से वसूलूंगा। तो डेलीगेशन का ये मतलब नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गिव्स द अथॉरिटी टू द मेला हेड, तो वो एकदम चिंता मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। कुछ भी गड़बड़ होगा तो प्राइम मिनिस्टर में होल्ड एन इंक्वायरी वेयर चीफ मिनिस्टर विल बी हेल्ड क्वेश्चनेबल। खोपड़े में बात गई? तो आपने अपनी जिम्मेदारी दी है, बट आप अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकते। तो व्हाट आई वांट टू से इज दिस,
कि अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो हेड के पास रहता ही रहता है। तो दो बातें ध्यान से सुनिएगा। इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज डेलीगेटेड हिज अथॉरिटी टू द असिस्टेंट एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, अथॉरिटी उसने दे दी, और कल को अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर विल मेक द असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और जो कंपनी का सीईओ होगा वो भी किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, ये बच्चे भूल जाते हैं। ये शब्द शायद आपने आज पहली बार देखा होगा, एब्डिकेशन। किसी ने सुना था आज से पहले इसके बारे में? ये पहली बार आया, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी मम्मी आपको घर की चाबी देके पैसे देके चली गई वेडिंग में और बोला एक हफ्ते बाद आएंगे, छोटे भाई का ख्याल रखना, छोटा भाई घर से पता नहीं कहां चला गया, आपने ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की, आपने कहा था घर का ख्याल रखना, मैंने घर का ख्याल रखा है, अब भाग गया तो हम क्या करें, पकड़ रखें क्या उसको? नो, यू बीइंग अ बिग ब्रदर भैया, आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो पूरी तरह से आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, याद रखिएगा इस बात को। ओके। Moreover, the authority granted to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. वो हॉलीवुड तो नहीं, बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा, वो एक पुलिस वाले से केस वापस लेके दूसरे को दे दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो अगर एक्स इज द सुपीरियर और वाई उसका सबॉर्डिनेट है, और वाई ने अथॉरिटी जेड को दे दी, और जेड ने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक्स हैज द पार्ट टू क्वेश्चन वाई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो एब्डिकेशन का मतलब हो गया पूरी तरह से एकदम चिंता मुक्त हो जाना, वो अलाउड नहीं। फाइन। तो यहां पे एक एग्जांपल भी है। सपोज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स एंड आस्क देयर मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल टारगेट ऑफ हाउ मेनी कंप्यूटर्स पर डे? 100। मार्केटिंग मैनेजर ने टास्क डेलीगेट कर दिया सेल्स मैनेजर को, जो उनके अंडर में काम करते थे, और सेल्स मैनेजर अचीव नहीं कर पाए। अब ध्यान दीजिएगा, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज गिवन द टारगेट टू होम चिल्ड्रन? मार्केटिंग मैनेजर। और मार्केटिंग मैनेजर ने ये टास्क किसको दे दिया? तो यहां पे डेलीगेशन मार्केटिंग मैनेजर ने किसके ऊपर कर दिया? सेल्स मैनेजर के ऊपर। तो सेल्स मैनेजर अगर काम नहीं कंप्लीट कर पाया, क्या डायरेक्टर्स मार्केटिंग मैनेजर से कुछ भी नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। इज दैट क्लियर? So in case the marketing manager shall be accountable to the directors, process of delegation does not relieve the marketing manager of his own accountability. Accountability cannot be delegated at all. तो marketing manager will cut the incentive of the sales manager, and sales manager के साथ साथ marketing manager का भी incentive कौन कट करेगा? डायरेक्टर। ये बात समझ में आ गई? Delegation does not mean abdication. Got it clear? Got it clear? चलिए। डिसेंट्रलाइजेशन तो बड़ा आसान है, डेलीगेशन है एक तरह का, बट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे ट्रांसफर नहीं होती। believes that people are competent, capable and resourceful, recognizes the decision makers need for autonomy। तो यहां पे आप अपने सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी दे देते हैं, बट ये नहीं है कि जो उन्होंने डिसीजन लिया वो फॉलो होगा ही होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड है? पक्का? चलिए। सो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आप पढ़ चुके हैं। When we delegate authority, we multiply it by 2. When we decentralize authority, we multiply it by many. अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं तो अथॉरिटी के साथ साथ क्या जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ढेर सारे लोगों की है, बट आप उन सबको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। तो ध्यान से मेरी बात सुननी है आपको। अगर मैं जनरल मैनेजर हूं और एसोसिएट या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को मैंने अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी, गड़बड़ी होती है तो मैं इसको जिम्मेदार ठहराऊंगा। इफ आई एम अ जनरल मैनेजर और मैं अपने नीचे काम करने वाले 10 एम्प्लॉइज से डिसीजन मेकिंग करने को बोल रहा हूं, और जिसका आइडिया बेस्ट होगा वील फॉलो दैट। मान लीजिए इनका आइडिया बेस्ट था और वो गड़बड़ हो गया, सॉरी टू से आप इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो डेलीगेशन में अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई? बिकॉज आपने किसी को अपनी अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी ही नहीं तो आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा। पढ़ते टाइम लगता है कि डेलीगेशन इज सिंगुलर एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज प्लूरल। कितने बच्चे तो यहां तक आंसर लिख देते हैं, एक्स ने वाई को अपने काम सौंपे तो डेलीगेशन हो गया, एक्स ने अपना काम ए बी सी तीन को सौंप दिया तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। Decentralization is only to take decisions from many
एंड देयर आफ्टर टू वर्क अपॉन द बेस्ट वन। दैट्स इट। तो इनका दूर दूर तक आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है। Consider an organization where all leave applications are processed by the general manager. He feels overburdened and transfers the authority of leave processing to the production manager. This is an example of what, children? Delegation. If the production manager also feels overburdened, request the general manager to give him some relief, और ये काम ढेर सारे लोगों में बांट दो। एंड लीव एप्लीकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग लोग देखेंगे। तो ये क्या कर दिया, काम करने के तरीके को डाइल्यूट करके इजी कर दिया गया। एग्जाम्पल देखिए किसका था, लीव एप्लीकेशन का था ना। लीव एप्लीकेशन कोई कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन नहीं होती है। हाँ, कहां से रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, अगर वो डिसीजन 5 लोग को करने को दे दिया, पांचों लोग ऑर्डर लेके अपना चले आए, तो एक्सेस रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन चल ही नहीं सकता। क्या चलेगा, डेलीगेशन। तो वो काम जो आप नीचे ट्रांसफर करें बट उसके ओवरलैपिंग से आपको कोई डैमेज ना हो, दैट कुड बी कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। वेर एज अ बेसिक डेफिनेशन जब भी पढ़ोगे डिसेंट्रलाइजेशन की, एक ही चीज मिलेगी, ढेर सारे लोगों के साथ किसी डिसीजन को डिस्कस करना। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमने अगर 5 लोगों को बोला कि भाई रॉ मटेरियल आप खरीद लीजिए और पांचों खरीद के ले आए, तो ओवरलैपिंग हो जाएगा ना। तो डिसीजन की बात आ गई, तो रॉ मटेरियल खरीदा कहां भी हमने, यहाँ तो लीव एप्लीकेशन आ चुकी है ना। लीव एप्लीकेशन का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा। जैसे मान लीजिए स्कूल में नर्सरी सेक्शन इज देयर, प्री प्राइमरी इज देयर, सीनियर सेक्शन इज देयर, मिडिल स्कूल इज देयर, सारा एप्लीकेशन एक साथ जा रहा है। तो प्रिंसिपल सेज कि भाई हम तो इतना एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो नर्सरी सेक्शन के हेड से बोला, आप अपने टीचर्स की एप्लीकेशन लेकर एक एक्सेल शीट बना के ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। मिडिल स्कूल इंचार्ज को बोला, आप भी ऐसा ही काम करिए। तो प्रिंसिपल के पास बस 3 रिपोर्ट जाएगी इंस्टेड ऑफ 25 एप्लीकेशन। तो जो काम ऐसे हैं जहां पे ओवरलैपिंग हो भी तो नुकसान ना हो, या ओवरलैपिंग होने की उम्मीद ही नहीं है, इज दैट क्लियर, दैट कुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। समझ में आ गया। और जब ये बात कर रहे हैं भाई रॉ मेटेरियल के परचेज को डिसेंट्रलाइज करें, तो ये डिसेंट्रलाइज कैसे होगा, सिर्फ बाइंग डिसीजन का जो आप प्रपोजल है वो लेके आइए, रॉ मेटेरियल आप खरीदेंगे नहीं। तो यहां पे भी तो डिसीजन की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स को अगर एक पावर दे तो ओवरलैपिंग हो जाएगा ना। अरे भाई आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम अगर ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स को एक ही पावर दे देंगे, डेलीगेट कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, ओवरलैपिंग हो जाएगा। यू जस्ट गेट कंसर्न विद आरबीआई करेंसी। अगर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई के अलावा हर बैंक को बोले करेंसी छापो, तो कंट्री में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिंट करेंसी नोट्स। अगर कोई करेंसी नोट गलत छप गया, तो इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी, आरबीआई की होगी। तो ये जिम्मेदारी हम दे ही नहीं सकते। हाँ, होम लोन का परसेंटेज क्या रखा जाए, तो इंडिया में एसबीआई, एचडीएफसी, एक दो बड़े बैंक, सब 4-5 बैंक्स के जनरल मैनेजर्स के साथ आरबीआई मीटिंग करके डिसाइड कर सकता है कि भाई बाजार में माहौल क्या चल रहा है, लोगों का होम लोन लेने का सो कॉल्ड डिमांड क्या रहता है, कितने लोग हाउसिंग में भरोसा रखते हैं, रेंट लोग ज्यादा पे करने में खुश हैं या घर खरीदने में। तो डिसीजन लेके आरबीआई वुड डिसाइड कि भाई 7% से 9.5% होम लोन होगा। तो ऐसा डिसीजन सेंट्रलाइज हो सकता है जिसके ओवरलैपिंग से कोई नुकसान ना हो। तो आप बात कर रहे हैं कि हम हर बैंक को अथॉरिटी दे दें, छापो जितना नोट छापना है, तो समझ लीजिए सड़क पे डामर की जगह नोट ही नजर आएंगे, फिर आपको इतना छप जाएगा नोट। ओके, तो देर आर सर्टन थिंग्स विच कैन बी डेलीगेटेड, देर कैन बी सर्टन थिंग्स विच कैन बी डिसेंट्रलाइज। डेलीगेशन वाली चीज को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता, अगर करेंगे तो ओवरलैपिंग का लॉस होगा। फाइन। क्या, नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों ट्रांसफर कर दी, तो भैया डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन फर्क क्या हुआ फिर। अका- अरे भाई अकाउंटेबिलिटी तो तभी होगी ना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटेबिलिटी कहां से चली आएगी। समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए एक स्कूल ने 5 प्रिंसिपल्स बना दिए, चल पाएगा स्कूल। प्रिंसिपल हैज टू बी ओनली वन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को पास डेलीगेट करेगा कि भाई हमारे एब्सेंस पे अगर कोई टीचर जॉब छोड़ के जाता है किसी रीजन से, तो बच्चों का नुकसान ना हो, आप टेम्परेरी इंप्लॉयमेंट कर लीजिएगा। आप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग की चिंता बिल्कुल मत करिए। दिस इज डेलीगेशन। 3 प्रिंसिपल है, तीनों अपने अपने रिश्तेदारों को ले आए। अब एक क्लास में 3 टीचर पढ़ा रहा है, 3 लाइन बोलिए, पहली लाइन तुम बोलो, दूसरी हम, तीसरी तुम। पॉसिबल ही नहीं है। यस,
उस टीचर के जाने से बाकी स्टाफ मेंबर्स से प्रिंसिपल या जो भी हेड है वो डिस्कस करेगा किस क्वालिफिकेशन का टीचर चाहिए ये बताइए। तो जिसका डिसीजन बेस्ट होगा हम वैसा टीचर ढूंढने का एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो दिस बिकम्स व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने 4 सीनियर फिजिक्स के टीचर हैं, उनको बोला भाई अपने अपने कोलीग से पूछो जो टीचिंग में हो वो क्या हमारा स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनसे बायोडेटा लेके आओ। नौकरी थोड़ा दे रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं बायोडेटा लेके आओ। तो चारों को प्रिंसिपल ने बोल दिया, दिस इज व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर चारों का रिटन टेस्ट इंटरव्यू वगैरह वगैरह होगा, उसमें से एक को सेलेक्ट कर लेंगे। इट इज डेलीगेशन। कब होगा? जब सेलेक्ट करने के बाद नौकरी दे दी कि भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, यू हैव द अथॉरिटी टू गो एंड टीच, स्टूडेंट शुड गिव अ पॉजिटिव रिपोर्ट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर गड़बड़ी हुई पढ़ाने लिखाने में तो आपको स्ट्राइकर की तरह स्ट्राइक कर दिया जाएगा। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। समझ में आ गया डिफरेंस? तो डिसेंट्रलाइजेशन में सिर्फ अथॉरिटी ट्रांसफर होती है और वो कहने को ट्रांसफर होती है, रियलिटी में वो भी ट्रांसफर नहीं होती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन एकदम सिंपल समझिए, डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, ओनली डिसीजन डिस्कवरिंग होती है बस। ठीक है, समझ गए भाई? टॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ने देखा पुराने सीवीज बायोडेटा सबमिटेड थे, उसी में से टीचर बुला लेते हैं, इट इज सेंट्रलाइजेशन। बट व्हेन इट इज डिस्कस्ड विद मेनी टीचर्स, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स कि किसको रख सकते हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, देन इट बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? रेस्टोरेंट गए, पहले से ब्यूफे लगा हुआ है, सारे गेस्ट आए खा के चले गए, इट इज व्हाट, सेंट्रलाइजेशन। सारे जो आए थे गेस्ट उनसे पूछा आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, सिजलर खाएंगे, बड़ा सिजलर खाएंगे, घर में कचौड़ी से ऊपर उड़ नहीं पाया, सिजलर खाएंगे। तो जब आप सबसे पूछेंगे तो उनकी राय मशवरे पे चलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद बोला सिजलर है ही नहीं इस रेस्टोरेंट में अवेलेबल, वो क्या जा रहा है, वो एक ही पीस बचा था आखिरी बस। तो इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? जैसे मैंने डिसाइड किया भाई भंडारे में कचौड़ी और धनिए वाला आलू मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, इट इज सेंट्रलाइजेशन। 5 लोग का पैसा लगा है, भंडारा कंप्लीट हो रहा है, पांचों लोग मिलकर डिसाइड करें, देन इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब आलू लाने की जिम्मेदारी पांचों को नहीं देंगे, नहीं तो 5 गुना आलू आ जाएगा, वो जिम्मेदारी किसी एक की होगी। हाँ, ये बोल सकते हैं सेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में अथॉरिटी का ट्रांसफर होना, इट इज समवॉट सिमिलर। ओके, चलिए, खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन पे काफी बातें हो गई हैं, तो डिफरेंस समझ लेंगे आप, इसमें कुछ खास है नहीं। डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। अगर जिंदगी भर मुकेश अंबानी ही सारे डिसीजन लेते रहेंगे, क्या उनके बच्चे कभी बिजनेस संभालना सीख पाएंगे? नॉट एट ऑल। अगर हमेशा पापा मम्मी ही कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं रिलेटिव्स के साथ आपको कभी सिखाएं ना, क्या कभी आप परिवार के साथ आगे चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो बचपन में आपने देखा होगा, या अभी भी आप देखते ही होंगे, रक्षाबंधन वाले दिन जब सिस्टर्स ब्रदर्स को राखी बांधती हैं, अब आप कमाते तो है नहीं, और या कमाते हैं मत बोल दिए, लो बहन सट्टे में 1 करोड़ जीते थे 50 लाख तुम रख लो, तो पापा आपको कैश वगैरह देते होंगे, उसमें से ही आप पैसा आगे गिफ्ट कर देते होंगे या पूरा गिफ्ट कर देते होंगे। तो ये पापा एक आदत बना रहे हैं कि कल को जब कमाओगे तो गिफ्ट करना। अभी मान लीजिए मम्मी ने 2100 रुपए दिए और आपने अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया, 10 साल बाद भी आप 2100 ही दे रहे हैं, बहन के लिए अकल नहीं है? सर का लेक्चर नहीं अटेंड किए थे इंडेक्स नंबर का? महंगाई बढ़ गई है, 2024 में 2100 था, ये 2050 चल रहा है, कम से कम 11,000 होना चाहिए। आप क्या बोलेंगे अपनी बहन से? मैं धर्म ही बदल लूंगा 3 दिन के लिए, मैं आप कल से क्रिश्चियन बन जाऊंगा, रक्षाबंधन के बाद वापस हिंदू बन जाऊंगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो मैनेजमेंट इफेक्टिव तभी होगा जब हेड अपनी जिम्मेदारी जूनियर को देगा। खोपड़े में बात गई। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय या गवर्नमेंट स्कूल्स में एक सिंपल सिस्टम होता है, हु वुड बी द प्रिंसिपल? पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सेलेक्ट होके आएगा। प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है, हम बाहर से कहीं हायर कर लेते हैं, क्योंकि अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट करें तो हो सकता है लोग उतनी इज्जत ना दें, ऐसा होता कम ही है। और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्या होता है, जैसे डीएवी हो गया, जो सीनियर टीचर होगा ओनली ही विल बी कंसिडर्ड टू हैव द कैपेसिटी ऑफ अ प्रिंसिपल। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट तभी होगा जब आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों को देंगे, तभी उनको सीखने का मौका मिलेगा। और ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। समझे इस बात को? समझ गए इस बात को? चलिए, हाउ द एम्प्लॉय वुड बी मोटिवेटेड भाई? एम्प्लॉय वुड फील मोटिवेटेड ओनली एंड ओनली व्हेन ही विल ईट मोटा बर्गर। नो, जब आपके पापा बोलेंगे हमें जरा एक शादी में जाना है, आज तुम हमारे रिप्रेजेंटेशन दूसरी शादी में करो, अब वहां पे आपको पापा के लेवल के उस उम्र के लोग मिलेंगे, तो आप उनसे क्या बोलोगे? और क्या हो, हाल चाल है, ठीक हो, बढ़िया हो? अरे पापा ने कहा था हमको वहां रिप्रेजेंट करना है, बट हमारी तरह बिहेव नहीं करना है। वो दोस्त पापा के हैं, आपको अंकल पाए लागू ही करना है।
समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? पता लगा लड़कियां गई आंटी की चोटी वोटी खींच ली। समझ में आ गया? तो इतना दोस्ती याराना जैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो व्हेन यू विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर सीनियर, ओनली देन यू विल फील मोटिवेटेड। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, वेन सोएवर इट इज ऑब्जर्व्ड कि जो हमारा वर्कफोर्स है, जब हमने उसको लीडिंग पोजीशन पे एम्प्लॉयमेंट दिया, भाई आपको एक नया ऑफिस मिलेगा दुबई में, और आप बन जाएंगे यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी आईआईटी ने, एक आईटी दिल्ली वालों ने दुबई में एक अपना सेंटर खोला है, और मान लीजिए आईटी दिल्ली के एक सीनियर प्रोफेसर को वहां का डायरेक्टर बना के भेज दिया गया। यहाँ पे तो डायरेक्टर बन नहीं सकते थे क्योंकि उनसे सीनियर लोग ऑलरेडी वहां पे हैं। जब वो वहां डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर लेंगे तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। तब वो वापस जब इंडिया कल को आएंगे, हो सकता है किसी आईआईटी में उनको अगेन एज अ डायरेक्टर पोस्ट मिल जाए। अभी अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो सी नारायण करके इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। तो उन्होंने आईटी वगैरह से अपना पीएचडी एंड ऑल कंप्लीट किया, क्लासेस ली, बच्चों को पढ़ाते भी थे, साइंटिस्ट भी थे। तो जब आप उन्हें सो कॉल्ड डायरेक्टर की पोस्ट देंगे, तब वो ऑफिस का काम सीखेंगे, कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करनी होती है, कैसे बजट सैंक्शन करना होता है, कैसे एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना होता है। अनटिल अनलेस ही इज गिवन द चेयर ऑफ अ डायरेक्टर, क्या कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज मैनेज करने का उनके अंदर बिहेवियर डेवलप होगा? कभी भी डेवलप नहीं होगा। सुनाई पड़ गई बात? तो अगर आप अपने पापा के ऑफिस में बैठते हैं, हमेशा अपने पापा के साथ, और कभी इंडिपेंडेंटली उन्होंने आपको डिसीजन लेने का राइट दिया ही नहीं, कि आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस सीख पाएंगे? कभी नहीं सीख पाएंगे। तो मेनी अ टाइम्स उनको आपको छोड़ के जाना पड़ेगा कि आप खुद नेगोशिएट करना सीखो। ओके। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, नॉर्मल सी बात है भाई, कोई भी सुपीरियर होगा वो अपनी जिम्मेदारी अपने नेक्स्ट सबॉर्डिनेट को ही देखे जाएगा। बैंक के मैनेजर साहब की बेटी की शादी है, 15 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, चपरासी को समझा के जाएंगे काम, बेटा यहां साइन करना, कर देना तुम। कैसा होगा? टू द वेरी नेक्स्ट एलिजिबल लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट। ओके। कोऑर्डिनेशन, अगर आपने ठीक से सो कॉल्ड डेलीगेशन किया है, तो किसी भी काम की कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। अभी मालविया जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे 4-5 लोगों को अपना काम सौंप दीजिए, नहीं, हो ही नहीं सकता डेलीगेशन। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर 5 तरीके के काम करते हैं, तो एक एक काम एक एक जने को सौंप दीजिए, ये हो सकता है डेलीगेशन। इसको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज सिंपली मेकिंग द सबॉर्डिनेट्स or the juniors of yours to participate in the decision making process, and it is not necessary कि आप उनके decisions को apply करें। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। याद रखेंगे बात। इंपॉर्टेंस तो बड़ा आसान है, टिकिया कचौड़ी वेरी रिजिड। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ हो जाएगा, टॉप मैनेजमेंट नहीं बोलूंगा, टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स बोलूंगा मैं। बिकॉज अपना काफी काम उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया है, तो काफी काम उनका सबॉर्डिनेट निपटा रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इन अ स्कूल एनवायरमेंट, क्या प्रिंसिपल ही एग्जाम के क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके, फोटोकॉपी करके, काउंटिंग करके लगाएंगे? नो। प्रिंसिपल हैज गिवन द अथॉरिटी टू द एग्जाम डिपार्टमेंट। इज दैट क्लियर? टाइम टेबल बनाने का काम प्रिंसिपल का है, बट ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल दिन भर माथापच्ची करके लिखती रहेंगी। नो, सम सीनियर टीचर्स वुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये टीचर का वर्कलोड है, इतने नंबर ऑफ टीचर्स हैं, अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बना दो। दिस इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। अब एग्जाम डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स काम करेंगे और कौन कौन से टीचर्स काम करेंगे, ये प्रिंसिपल कुछ सीनियर टीचर से डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एग्जाम का टाइम टेबल एग्जामिनेशन कमेटी में मान लीजिए 4 लोग हैं, वो बना के ले गए। अब वो प्रिंसिपल साथ डिस्कस करेंगे, इस डेट को ये एग्जाम रखा है। अगेन प्रोसेस क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। फिर प्रिंसिपल का फाइनल सिग्नेचर उस टाइम टेबल को अप्रूव करेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रलाइजेशन। बिना प्रिंसिपल के सिग्नेचर से टाइम टेबल अप्रूव नहीं होगा। तो हु विल डू द वर्क वेयर, ये डेलीगेशन हो गया। और वो काम जब चल रहा है तो डिसीजन लिया जाएगा, पहले प्रैक्टिकल रखा जाए फिर मेन एग्जाम, या पहले मेन एग्जाम बाद में प्रैक्टिकल। ये सब क्या हो गया भाई? ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो मेनी अ टाइम वो पैरेलल भी काम करने लग जाता है। ओके। तो दोनों को एक साथ भी समझना है, दोनों को अलग अलग भी समझना है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे भाई? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? चलिए, सेम पॉइंट है भाई। इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, जब आप अपनी पार्ट्स को डेलीगेट करें या डिसेंट्रलाइज करें, तो आपके सबॉर्डिनेट्स को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मालिक मेरे ऊपर डिसीजन मेकिंग में विश्वास रखते हैं। मेरा डिसीजन फाइनली अप्रूव हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी,
मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है। अगर आपके सबऑर्डिनेट ने 10 डिसीजन आपको लिया और उसमें से 4 बार उसका डिसीजन आपने यूज कर लिया, तो दे विल थिंक दैट दे हैव क्वालिफाइड टैलेंट फॉर द अपकमिंग पोजिशन एज वेल। फैसिलिटेट्स ग्रोथ बाय फॉस्टरिंग कंपटीशन। अब देखिए बात आ गई, फॉस्टरिंग कंपटीशन अमंग्स द डिपार्टमेंट। तो ढेर सारे लोगों से डिसीजन मांगा, जिस डिपार्टमेंट का डिसीजन बेस्ट होगा उस डिपार्टमेंट को आप मानेंगे कि उसके एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम गारमेंट्स इंडस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है, और अब फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीनों की मीटिंग हुई और डिसीजन लिया गया कि भाई क्लोथिंग कब मार्केट में दी जाए और पैसे का अरेंजमेंट कहां से आए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिसीजन दिया कि पूरा स्टॉक एक साथ बनाने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा सा स्टॉक बाजार में भेज दो, वो बिक के जब उसका पैसा आएगा फिर उससे रॉ मटेरियल और खरीद लिया जाएगा। तो इससे होगा क्या, वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होगा वो कम हो जाएगा। तो ये डिसीजन कम हो जाएगा ना भाई, हमने कुछ सामान बना के बाजार में बेच दिया, उससे पैसा आया तो फिर रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो अपने पैसे कम लगे ना, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। तो ये डिसीजन आना चाहिए था फाइनेंस डिपार्टमेंट से, बट आया कहां से, मार्केटिंग से। तो हम अपनी पावर्स को डेलीगेट नहीं कर रहे थे, डिसेंट्रलाइज करके सबसे डिसीजन मांग रहे थे। तो ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी किस डिपार्टमेंट से नजर आती है आपको, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। क्लियर हो रही है बातें। तो किसी के मन में अब ये ख्याल तो नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज डेलीगेशन इन मल्टीप्लिसिटी आंसर, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, सो इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन एक पर्सन नहीं ले रहा, इट्स अ कंप्लीट ग्रुप टेकिंग द डिसीजन चिल्ड्रन। एंड लीड्स टू बेटर कंट्रोल। हाउ, छोटे मोटे डिसीजंस जो ओवरलैपिंग करने के बावजूद भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है नुकसान बहुत कम है, अगर गलत भी प्रूव हो जाए, दैट कुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। तो घर में सब्जी कहां से खरीदनी है, दादी माँ ने मम्मी को बोला नौकर को भेज दो अपना लेता आएगा, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। बनेगा क्या खाने में ये दादी माँ डिसाइड नहीं करेंगी, वो जिम्मेदारी उन्होंने मम्मी को दी हुई है, इट इज डेलीगेशन। ओके, हाँ बोली बोली बोली। हाँ, पर्सन ए है अपनी अथॉरिटी बी को डेलीगेट कर एक रहा मिनट, फॉर्मल है। ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनफॉर्मल अच्छा, इनफॉर्मल है देन। ए अपनी अथॉरिटी बी को डेलीगेट चलिए करता ये है। क्वेश्चन ही गलत हो गया। इनफॉर्मल में देयर कुड बी नथिंग लाइक डेलीगेशन, ये इलीगल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है, तो वॉल्ट लॉकर की जो चाबी होगी वो आप ही के पास होगी, या सिक्योरिटी एजेंसी का जो गार्ड है उसके पास ब्रांच की चाबी हो सकती है, वॉल्ट की चाबी हमेशा मैनेजर के पास ही रहती है। बाई चांस मैनेजर छुट्टी में जा रहा है तो वो किसको चाबी पकड़ा के जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर। सर वो भी छुट्टी में चला गया, नहीं अलाउड ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में डेलीगेशन बैंकिंग बस इन्हीं दोनों का हो सकता है। मैनेजर कैन डेलीगेट द पार्ट टू असिस्टेंट मैनेजर, फिर ये कहेगा मैं कैशियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, कैशियर कहेगा मैं चपरासी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, चपरासी कहेगा कस्टमर और दिन भर बैंक में 10 बार आता है उसी की जिम्मेदारी देते हैं कि तुम तो यार आते हो ना, तुम ही चाबी रख लो। तो इतना अलाउड नहीं होता है। समझ में आई बात की नहीं आई। तो इनफॉर्मल में ही डेलीगे सॉरी इनफॉर्मल में डेलीगेशन जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। समझे इस बात को। ये तो वही बात हो गई, सर हमारे कुत्ते कैंसर हो गया है। भाई कुत्ते को कैंसर हो चाहे ना हो, बट दवाई नहीं है हमारे पास उसकी। ओके, खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, तो आज की सेवाएं इस लेक्चर की होती हैं समाप्त।